हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बड़ी ही अच्छे होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से अपने 2026 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान के 5 सबसे ज्यादा वायरल प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर हर साल आपके सामाजिक विज्ञान के बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं और कितने नंबर के, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछा आता है। तो समझ सकते हो आज की वीडियो से जो 5 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं, इससे आपका 20 नंबर आराम से फिक्स हो जाएगा। बहुत बड़ी तैयारी आज की वीडियो में कराने वाला हूं। ऐसा वीडियो आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए हम सामाजिक विज्ञान के वो 5 क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसी में सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आ जाता है कौन सा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आ जाता है आपके हिस्ट्री से। ठीक है ना, हिस्ट्री से आता है कि रॉलेट एक्ट क्या था और उसका कैसे विरोध किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ, मतलब रिजल्ट क्या हुआ उसका वो बताना है। तो देखो, रॉलेट एक्ट सन 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर बिना किसी तरह के मुकदमा चलाए शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था। मतलब आप इसको काला कानून समझ सकते हो कि किसी एक व्यक्ति पर अगर शंका हुआ कि है लइकवा चोरी किया है तो उसको बिना किसी जानकारी लिए, बिना किसी सबूत के गिरफ्तार करके और जेल में कितना साल तक, तो 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। अब देखो यहाँ पर इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ साथ मार्शल लॉ लागू कर, मतलब कि जितने भी राष्ट्रवादी हमारे देश के थे उन पर अंग्रेजों ने दमन करना शुरू कर दिया और फिर मार्शल लॉ लागू कर दिया और जिसके कारण क्या हुआ, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक, अब चलो यहाँ पर आगे देखते हैं। तो आगे इसका विरोध कैसे हुआ, तो भारत के लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार से किया गया, तो निम्न प्रकार से किया गया। पहला, विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप के कामगार हड़ताल पर चले गए। कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। तो इस तरीके से मैं आपको इसका जो कि कैसे विरोध हुआ वो बता दिया। अब उसके बाद देखो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए कि 3 आंदोलनों के बारे में लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने 3 आंदोलन शुरू किया जो कि निम्न है। पहला, चंपारण सत्याग्रह, जो कि चंपारण बिहार में किया गया था। 1917 ईस्वी में इन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और वहां के किसानों को दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया। हुआ क्या था कि बिहार के चंपारण में अंग्रेजों ने 3 कठिया प्रणाली लागू करती थी। अगर आपका 20 कट्ठा खेत है तो आपको 3 कट्ठे खेत पर आपको क्या करना होगा, नील की खेती अवश्य करना होगा। ठीक है, तो वही अगर नील की खेती जिस खेत में हो जाती थी वो पूरी तरह से बंजर हो जाता था, उसके बाद कोई भी फसल उस पर नहीं होती थी, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो वही गांधी जी वहाँ पर गए और इसको समाप्त किए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो खेड़ा में सत्याग्रह हुआ। 1917 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की मदद करने के लिए सत्याग्रह किए, क्योंकि फसल खराब हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण किसान लगान नहीं चुका पा रहे थे, जबकि सरकार उन्हें जबरन लगान वसूल कर रही थी। देखो हुआ क्या था कि जब फसलें अगर ख़राब हो जाए, किसी की, कोई भी एक व्यक्ति है उसकी अगर फसल ख़राब हो जाए और सरकार उससे जबरन कहे कि हम लगान वसूल करेंगे, अंग्रेज जबरन कहे कि लगान वसूल करेंगे, तो वो कहाँ से लोग देंगे भाई, नहीं दे पा रहे थे। तो उसके लिए 1917 में खेड़ा सत्याग्रह किए और उसको ख़त्म किए। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, देखो 1918 ईस्वी में अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों में कार्य करने वाले मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। देखो 1917 में यहाँ पर एक चीज़ मैंने आपको बताया, प्लेग जो कि चूहों से फैलने वाली बीमारी थी, तो 1917-18 तक थी। तो हुआ क्या था कि जो भी मजदूर फैक्ट्री में काम करते थे तो उनमें से कुछ मजदूर इस बीमारी के चलते घर वापस आ गए। जैसे कोरोना आया था तो बहुत से लोग घर पे आ गए, उसी तरीके से उस समय भी बहुत सारे लोग घर पे आ गए प्लेग के चलते।
अब कुछ ही मजदूर बचे थे जो अपने जान की परवाह न करते हुए वहाँ पर काम कर रहे थे। तो वो लोग कहे कि भाई हम अपने जान से खेल रहे हैं, हम लोगों का पगार बढ़ाओ। लेकिन वहाँ का जो मालिक था, जो कंपनी का मालिक था, वो कह रहा था नहीं बढ़ाएंगे। तो वहीं पर सत्याग्रह हुआ, यहाँ पर भूख हड़ताल किए गांधी जी और वहाँ पर उन लोगों का पगार बढ़वाए। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं और इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय लिखिए। तो देखो भूक्षरण का अर्थ क्या होता है। अब भू मतलब भूमि या क्षण मतलब छड़ जाना, मतलब एको परत दही जाना। जैसे बारिश होता है तो देखते होंगे ऊपर के परत दही के दूसरा के खेत में जाता है तो हम लोग घास लगाते हैं कि ओजे तनी जाके मट्टी रुक जाए, दहे ना दूसरा के खेत में, तो उसी को तो हम भूक्षरण कहते हैं। अब देखो मिट्टी के कटाव का अर्थ है भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। मतलब भाई ऊपरले परत में खाद उद आदमी छींटता है और वही परत दही के चल जाएगा तो कहाँ से वहाँ पर अच्छी फसल होगी, नहीं हो पाएगी। तो इसका अर्थ है कि भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी के ऊपरी परत को कोमल और उपजाऊ कणों को प्राकृतिक कारक जैसे नदी, जल, वर्षा, वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया जाना, ये भूमि को शीघ्र बंजर बना देता है, इसे भूमि क्षरण कहते हैं। और भारत के लगभग 1/4 कृषि भूमि इससे प्रभावित है, ये ना कि तनिए मुनी बहुत प्रभावित है। ठीक है ना, गांव देहात में तो और यहाँ पर मार हो जाता है उसी के लिए क्या है, हमारे द्वार पर के पानी तहरे द्वार पर नहीं जाएगा, ना तो माटी हेने चल जाएगा होने चल जाएगा, जानते ही होंगे आप। और देखो यहाँ पर भूक्षरण के रोकने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसके लिए उपाय बहुत सारे आप लगा सकते हो। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ऐसे द्वार है तो द्वारा पर ऐसे क्या कहते हैं घास लगा देते हैं, या फिर दूसरे के द्वार पर है, यहाँ से अगर दूसरे का द्वार है या अपन द्वार है तो हेजे एगो बोरा बिछा देंगे। ठीक है ना, तो ये उपाय लगाया जाता है। आप क्या लिखोगे कि वन रोपण या काफ़ी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। खेतों में पट्टियों बनाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जैसे पट्टी का मतलब देखो हई खेत है ना, तो इसमें मेढ़ा नहीं लगाया जाता है, इससे मेढ़ा लगाया जाता है कि हेने का पानी हेजे रहे, हेने ना जाए, तो इसीलिए उसको लगाने से क्या होता है मृदा अपरदन कम होता है। उसके बाद देखो नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर देखो पशु चारण पर प्रतिबंध लगाकर कृषि प्रणाली में सुधार करके मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन ये कहाँ पर होगा, प्रतिबंध तो नहीं लग पाएगा। और ऐसे ही आदमी छोड़ देता है, कहीं पर गाय भैंस चर के आ जाती है तो भाई कहाँ से प्रतिबंध हो सकता है। अब देखो यहाँ पर भारतीय कृषि की 3 विशेषताएँ लिखिए। तो भारत की कृषि में 3 विशेषता क्या है। सबसे पहले तो हमनी के कृषि जो है प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर जिस वर्ष या फिर जिस महीने में मानसूनी वर्षा ठीक होगी उसमें बढ़िया फसल होगी, अगर ख़राब हो गई तो ख़राब फसल होगी। उसके बाद देखो कृषि की निम्न उत्पादकता, मतलब बोगे जितना लगाकर उतनों से कम अगर आपको प्राप्त हो पैसा, मतलब बेचोगे अनाजवा तो कम पैसा मिले तो क्या फ़ायदा बोने का। अब देखो ना यहीं पर तुमको क्लियर हो जाएगा कि भारत में कृषि उपजों की प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से, दूसरे देशों से बहुत ही कम है। और इनका क्या है कि औसत वार्षिक जो कृषि श्रमिक हैं माने किसान हैं, उनका औसत वार्षिक उत्पादन केवल और केवल $105 की है। मतलब कि समझ सकते हो कि 9,000 रुपया एक साल में उत्पादन होता है, औसत बता रहे हैं। आप समझ सकते हो क्या हालत है। अब देखो यहाँ पर खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है क्योंकि ये 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना भी आवश्यक है। बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग पर व्यापारिक फसलें उगाई जाती है। जैसे गन्ना हो गया, चाय हो गया, वो व्यापारिक फसल है, बेचाने की आने वाली। अब देखो गन्ने के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं लिखिए। तो देखो गन्ने के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं निम्न है। गन्ना आप जानते हो, अरे हाँ भाई चीबते हैं, ऊख जिसको बोलते हैं, जिसको ईख बोलते हैं वही। अब देखो जलवायु इसके लिए कैसा होना चाहिए, गन्ना उष्णार्ध जलवायु की उपज है। गन्ने की कृषि के लिए निम्नलिखित जलवायु उपयुक्त रहती है। कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखो तापमान उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण गन्ने की फसल के लिए उच्च तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। अब देखो वर्षा कितनी होनी चाहिए, तो गन्ने की फसल के लिए अधिक नमी की आवश्यकता होती है। अतः गन्ना 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों पर ही उगाया जाता है। अब देखो होता क्या है कि अगर जहाँ पर नहीं बारिश होती है वहाँ पर खेत से मतलब क्या होता है नलकूप से सिंचाई करके उगाया जा सकता है। मिट्टी देखो गन्ना अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, लेकिन भारत की लावा युक्त मिट्टी जो होती है इसके लिए अच्छी मानी जाती है। लावा युक्त जो बलुई मिट्टी होती है। अब देखो यहाँ पर
उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। यूपी, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बहुत सारे राज्य हैं। बाकी अगला मैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर बनाऊंगा और 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।